15 जनवरी 2023 को एक नेताजी के बेटे की शादी होनी थी। मेहमानों को बुलाने के लिए वो अपने दोस्तों के साथ, उनके दोस्त होते हैं दिनेश तिवारी, दूसरे हरि सिंह होते हैं, खुद नेताजी होते हैं सवाई सिंह। वो कार्ड बांटने के लिए निकले थे और नागौर का एक इलाका लगता है, गांव लगता है पीही। पीही में कार्ड बांटकर जैसे वापस आ रहे थे तो उनके दोस्त दिनेश तिवारी कहते हैं कि भाई ऐसी कार्ड बंटवाते रहोगे या खाना भी खिलवाओगे। तो जब ये पुष्कर के पास गांव लगता है बांसेली, और वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पहुँचते ही रिसोर्ट देखते हैं, नामी रिसोर्ट होता है। कहते हैं ठीक है, खाना यहाँ खाएंगे। खाने खाने के लिए अंदर जाते हैं, ऑर्डर देते हैं और लॉन में बैठकर खाने का इंतज़ार कर रहे थे। इससे पहले कि खाना आता वहाँ 2-3 लोग आ जाते हैं, और जैसे ही 2-3 लोग आते हैं उनमें से एक व्यक्ति आवाज़ लगाता है, नेताजी सवाई सिंह। अब ऐसी आवाज़ जब लगी थी तो नेताजी ने मुड़कर पीछे देखा, तुरंत गोली आती है, मतलब गोली चला दी जाती है, और गोली उनके भेजे यानी कि सर को पार करती हुई निकल जाती है। एक और गोली चलाई जाती है मारने के लिए, लेकिन दूसरी गोली उनको ना लगकर उनके दोस्त दिनेश को लग जाती है और दिनेश के पेट को पार कर जाती है। बस जो गोली मार रहा है वो इत्मीनान से खड़ा हुआ है, और एक व्यक्ति और खड़ा हुआ है जो साथ में है। वो जब देख लेता है इत्मीनान हो जाता है कि हम जिसको मारने के लिए आए थे वो मर चुका है कि नहीं मर चुका है। और जैसी बात होती कि मर चुका है तो बाकी लोग भाग जाते हैं, एक खड़ा रह जाता है। और जब एक खड़ा रहता है तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, लोग अपने अपने मोबाइल निकाल लेते हैं और इसकी वीडियो बनाने लगते हैं। तभी वो व्यक्ति चीख कर चिल्लाकर ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहता है कि आज हमने अपने बाप की मौत का बदला ले लिया है। यही आवाज़ एक मोबाइल में रिकॉर्ड हो जाती है और सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने लगती है। जब ये आवाज़ रिकॉर्ड होती है, वायरल होती है, तब लोगों को याद आता है इस कहानी के इतिहास के बारे में, या हुआ क्या था आखिर। 30 साल 4 महीने पहले जयपुर में एक ऐसी वारदात हुई थी जिसमें 1-2 नहीं, लगभग नामी कॉलेज की 200 लड़कियों के एक कपड़े उतार कर उनके फोटोग्राफ्स तैयार करके उन्हें पूरे शहर में सर्कुलेट किया गया था। उन 200 लड़कियों के साथ क्या कुछ नहीं हुआ था, ये कहानी उसी से जुड़ी हुई है। इसको सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि वाकई बहुत गलत होता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक शहर है जयपुर। बात कर रहा हूँ 4 सितंबर 1992 की रात लगभग 10 बजे के आसपास। एक व्यक्ति अपना दफ्तर बंद करके अपने घर की तरफ जा रहा था। उसका घर लगता है श्रीनगर रोड पर, ज्वाला प्रसाद नगर है वहाँ पर। वो अपना स्कूटर लेके जब घर जा रहा है तो जाते हुए उसको लग रहा था कि स्कूटर में पेट्रोल कम है, तो पहले वो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाएगा। और जैसे ही वो पेट्रोल पंप के बहुत निकट नज़दीक पहुंचने वाला था, तभी उसे एक एम्बेसडर कार ओवरटेक करती है, रोक लेती है। और रोकने के बाद जैसे उसे आवाज़ लगाते हैं, तुरंत ही गोली चलनी शुरू हो जाती है। एक के बाद एक गोली चल रही थी। रात के 10 बजे जब गोली चल रही थी, लोग अपने अपने घरों से भी निकल आते हैं। वो शोर मचाता है, चीखता है, चिल्लाता है, अपनी जान बचाने की अपील करता है। तो लोग भी मौके की ओर दौड़ने की कोशिश करते हैं। वो मौका पाते ही नाले में कूद जाता है और घायल हो जाता है बहुत बुरी तरह से। लेकिन लोगों को अपनी ओर आता देख जो एम्बेसडर कार में बैठे हुए लोग थे वो भाग जाते हैं मौका पाते ही। 4 सितंबर 1992 की रात 10 बजे के आसपास का वाक़या था। पुलिस मौके पर आती है और इस घायल व्यक्ति को उस नाले से बाहर निकालती है और जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल के एक वार्ड में शिफ्ट कर देती है। इसका इलाज शुरू हो जाता है। कभी तो माँ साथ रहती थी तो कभी इसकी पत्नी साथ रहती थी। लग रहा था कि आराम मिल जाएगा, लेकिन उसकी ज़िंदगी में आराम नहीं था। 11 सितंबर 1992 की रात लगभग 12:30 बजे के आसपास 4-5 व्यक्ति आते हैं और उन सब लोगों ने कंबल ओढ़े हुए थे। और यहाँ आने के बाद देखते हैं तो आसपास के जितने भी वार्ड हैं वो खाली हो चुके थे, और जिस वार्ड में वो खुद लेटा है वो भी वार्ड पूरी तरह से खाली था। और आने के बाद 3 लोग उसकी चारपाई के जिस पलंग पे वो लेटा हुआ था उसके ठीक सामने खड़े होते हैं और एक के बाद एक लगातार गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। लगभग 5 गोली इस व्यक्ति को लगती हैं। गोली मारकर यहाँ से चले जाते हैं और जाने के बाद लगभग 3 दिन, यानी कि 11 सितंबर 1992 की वारदात थी, और 3 दिन के बाद उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। जैसे ही इस व्यक्ति की मौत होती है तो इसकी सेवा पानी में लगी हुई थी इसकी माँ, जिसका नाम होता है घिसी कंवर। और घिसी कंवर जाती है थाने में और थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराती है। दरअसल वो जब शिकायत दर्ज करा रही थी तो उसने कहा कि मेरा बेटा पत्रकार था और पत्रकारिता क्या करता था, लहरों की बरखा के नाम से उसका अपना खुद का अखबार था और उसमें लगातार वो रिपोर्टिंग कर रहा था। उसने 76 एपिसोड उसने अपने अखबार में लिखे थे
और 76वां एपिसोड जब वो अपना अखबार में लिखा था तो उसमें कुछ ऐसी बात लिखी थी जिस बात को सुनने के बाद शायद वही उसकी मौत का कारण बन जाता है। उसने लिखा था कि 77वां जो एपिसोड आएगा उसमें मैं कई ऐसे लोगों के कई ऐसे नाम शामिल करूंगा जो इस घटना, जो इस कांड से, जो कि ब्लैक मेल कांड था अजमेर का, उससे सीधे सीधे जुड़े हैं। अब तक हमारा पेपर जो आता था वो ब्लैक एंड वाइट आता था, लेकिन अब हमारा अखबार कलर आएगा, रंगीन आएगा। और रंगीन अखबार में उन लोगों की जो तस्वीरें छपेंगी तो कितनी अच्छी होंगी। दरअसल माँ ने जब ये शिकायत की थी तो उसमें उसने 4-5 नाम भी लिए थे। इसमें एक विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल होते हैं, पूर्व पार्षद सवाई सिंह होते हैं, जितेंद्र सिंह चौधरी, नरेंद्र सिंह पपसा समेत कई लोगों के नाम लिखाए जाते हैं। और जब ये नाम लिखाए जाते हैं तब एक बार फिर ये मामला सुर्खियों में जाता है। दरअसल सुर्खियों में इसलिए आता है कि बात है साल 1991 के आखिरी महीनों की। एक लड़की जो कि एक नामी गिरामी गर्ल्स कॉलेज में अपना एग्ज़ाम देने के लिए जा रही थी, तो जैसे ही वो एग्ज़ाम देने के लिए जा रही है तो वो लेट हो जाती है। एक व्यक्ति उसकी मदद के लिए आगे आता है जिसका नाम होता है फारूक चिश्ती। फारूक चिश्ती उसकी मदद के लिए आगे आता है, अपनी गाड़ी से उस लड़की को सीधा कॉलेज छोड़ देता है। लड़की टाइम से स्कूल पहुंच जाती है और अपना एग्ज़ाम देती है। उसके बाद फिर वो लड़का मिल जाता है, दोनों की दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। अब जब चाहे फारूक चिश्ती उस लड़की से मिल लिया करता था, लेकिन यही बात देख ली नफीस चिश्ती ने और एक और साथी होता है अनवर चिश्ती ने, क्योंकि वो उस लड़की के साथ फिर शारीरिक संबंध भी बनाने लगता है। और मौका पाते ही वो उस लड़की की फ़ोटोग्राफ्स अपने कैमरे में उकेर लेता है, खींच लेता है। और जैसे ही वो फ़ोटो खींचता है तो उसके बाद ये जो बाकी साथी होते हैं उसको किसी ना किसी बहाने से बुलाते थे, उसका रेप करते थे। उस नामी कॉलेज की लड़की के साथ लगातार ऐसे ही चल रहा था। और उस लड़की ने हाथ पैर जोड़कर अपनी रिक्वेस्ट की कि एक काम करो, तुम ये मेरे साथ अब मत करो, बहुत हो चुका है। तभी इनमें जो मुखिया होता है इनका फारूक चिश्ती और बाकी जो उसके दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा। अपने ही कॉलेज की खूबसूरत सी लड़की लेके आओ, उसको छोड़ जाओ और तुम यहाँ से हमेशा के लिए चली जाओ। अब लड़की अगर ऐसा नहीं करती है तो उन्होंने उसके फ़ोटोग्राफ्स खींचे हुए हैं तो वो उसको वायरल भी कर सकते थे। लेकिन उस लड़की ने अपनी जान बचाने के लिए एक और लड़की उनके सुपुर्द कर दी। कोई तरकीब बढ़ाई, वो आ जाती है, पैसा उनके पास अच्छा खासा होता है। और इसी तरह से चलते चलते वो जो भी लड़की आती थी उसको वो बिना कपड़ों के उसके फ़ोटोग्राफ्स खींचते थे और फ़ोटोग्राफ्स खींचने के बाद उनके फ़ोटोग्राफ्स को वो बनवा लिया करते थे। उस दौर में फ़ोटो जो बनते थे वो रील के माध्यम से बनते थे। रील होती थी और कैमरे की रील किसी फ़ोटोग्राफ़र के पास जाया करती थी और वहाँ जाने के बाद वो फ़ोटोग्राफ्स बन के आते थे। तो ऐसे पेपर में वो फ़ोटोग्राफ्स हुआ करते थे। आज की तरह नहीं था जैसे मोबाइल में आजकल बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स खींच लेते हैं, पहले ऐसा नहीं था। पहले पेपर पे फ़ोटो छप के आया करते थे। तो इसी तरह से धीरे धीरे करके वो इस लड़कियाँ एक के बाद एक लड़की आती रही और लड़कियाँ आते आते लगभग 200 से ज़्यादा लड़कियाँ उनके चंगुल में फंस चुकी थीं। लेकिन जब जब ये उस लैब पर, जो फ़ोटो वाली लैब थी, फ़ोटो बन के आया करते थे तो वहाँ से लगातार संख्या बढ़ती चली जाती है, क्योंकि वहाँ वो जो सेट बनाया करता था वो एक नहीं बनाया करता था वो फोटोग्राफर, बल्कि कई सारे सेट बनाया करता था और कई सारे सेट बनाकर अपने पास रख लिया करता था। कुछ सेट इनको दे दिया करता था। धीरे धीरे ये सेट शहर में वायरल होने शुरू हो जाते हैं, फ़ोटो जाने लगते हैं। अच्छे खासे दामों में फ़ोटो बिक रहे थे और जिसके पास वो फ़ोटो जाता था वो उस कॉलेज के इर्द गिर्द खड़ा होता था और उस लड़की के पास जाकर दिखाता था कि तुम्हारी नंगी तस्वीर मेरे पास है, तुम्हें मेरे साथ वक्त बिताना होगा, यानी कि उसके साथ भी शारीरिक संबंध बनाना होगा। यदि शारीरिक संबंध बनाने के लिए तुम तैयार हो जाओगी तो ठीक है, नहीं तो ये फ़ोटोग्राफ्स किसी और के पास पहुंच जाएगा। ऐसे ही लगातार चलता चला जाता है और 200 से ज़्यादा लड़कियों का रेप होता है, बलात्कार होता है। और जब इसमें कई लड़कियां अपनी जान देने लगती हैं तब कहीं जाकर ये पोल खुलती है। लेकिन इसी बीच में ये फ़ोटोग्राफ्स का पूरा गट्ठर किसी को मिलता है तो इसी व्यक्ति को मिलता है जो कि एक पत्रकार होता है जिसका अपना खुद का लोकल अखबार था, लहरों की बरखा नाम होता है उस पत्रकार का, मदन सिंह। और मदन सिंह इस लगातार इस एपिसोड को, इन खबरों को एपिसोड के माध्यम से छाप रहा था। जैसे जैसे वो खबर छापता था वैसे वैसे शहर में खबर वायरल होती थी और उन जो गंदे लोग थे उनके चेहरे लोगों के सामने उजागर होते थे, चाहे वो फारूक चिश्ती हो, नफीस हो, अनवर हो। ऐसे सैकड़ों लोगों के नाम धीरे धीरे करके सामने आने लगता है और जो लड़कियों की ज़िंदगी फंसी हुई थी वो बचने लगती है। तभी नाम सामने आ रहे, पुलिस अपना काम कर रही थी। लेकिन अभी ऐसे भी नाम आने थे जो नेता हो या फिर कोई अधिकारी हो या आईपीएस हो या आईएएस हो, क्योंकि उनकी बेटियां भी उसमें पढ़ती थी कॉलेज के अंदर। और साथ ही ऐसे ऑफिसर लोग भी इस गेम में शामिल हो जाते हैं और शहर की बहुत बड़ी संख्या में लोग उन लड़कियों का रेप कर रहे थे। मदन सिंह लगातार अपने
लहरों की बरखा अखबार में खबरों को प्रकाशित कर रहा था। 76 खबर छाप चुका था, 76 एपिसोड चला चुका था। वो कह रहा था कि 77वां जो एपिसोड आएगा उसमें ऐसे ऐसे लोगों के नाम सामने आएंगे कि आप लोग यकीन ही नहीं करोगे। और जब 77वां एपिसोड आने वाला था, उससे पहले ही 4 सितंबर 1992 की रात को जब वो अपने घर जा रहा है, तभी कार सवार लोगों ने उस पर हमला कर देते हैं। वहाँ तो वो बच जाता है, लेकिन हॉस्पिटल में आके पूरा हॉस्पिटल खाली कराया जाता है और तुरंत उस पर फिर गोली चलाई जाती है। 5 गोली लगने के बाद वो पत्रकार मर जाता है 3 दिन के इलाज के बाद। लेकिन ये जो 77वें एपिसोड की कहानी थी वो अपनी माँ को सुना चुका था, क्योंकि 77वां जो एपिसोड था 77 वो अखबार में नहीं आया था, लेकिन माँ बैठी हुई थी बराबर में, वो सब सुन लेती है। और जैसे ही माँ सुनती है उसके बाद ये एफआईआर दर्ज कराई जाती है। लेकिन एफआईआर दर्ज जरूर होती है, पुलिस इसमें अपना पूरा काम नहीं कर रहा था और जितने भी गवाह थे वो लगातार इधर उधर भाग रहे थे, जिसकी वजह से ये केस कमज़ोर पड़ जाता है और निचली अदालत में जाकर केस पहुँचते पहुँचते इसमें कोई जान नहीं बचती। बात फिर हाई कोर्ट तक पहुँचती है। माँ हाई कोर्ट जाती है और हाई कोर्ट जाने के बाद अपील करती है। हाई कोर्ट इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेता है और कहता है कि जो सीन हुआ है इसको रिक्रिएट करिए और देखिए आखिरकार हुआ क्या था। अब वहाँ जाकर सीन रिक्रिएट किया जाता है। प्रशासनिक अधिकारी भी पहुँचते हैं, वकील भी पहुँचते हैं, जज भी पहुँचते हैं, सबके सब पहुँचते हैं उसी जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पर गोली मारी गई थी, और माँ को भी भेजा जाता है। लेकिन जब माँ पहुँचती है तो माँ के बयान और जो कोर्ट में बयान थे उनमें विरोधाभास होता है, केस और भी कमज़ोर पड़ जाता है। सन 2004 के बाद में ये समझ लीजिएगा इन जितने भी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था वो कहीं ना कहीं ऐसे ही ये धूल फांकने लगता है और रुक जाता है। आज तक भी सन 2023 में भी इस मामले में कोई अभी फैसला नहीं आया है। लेकिन इस वक्त जब पत्रकार की हत्या हुई थी मदन सिंह की, तब उसका एक बेटा था धर्म प्रताप सिंह जो कि 8 साल उसकी उम्र थी। दूसरा बेटा था सूर्य प्रताप सिंह जिसकी उम्र उस वक्त 7 साल थी। अब इनकी जो दादी थी घीसी कंवर, वो अपने पोतों को पूरी कहानी बताया करती थी कि तुम्हारे पापा ये काम करते थे। उन्होंने पूरे जो सेक्स स्कैंडल था उसका कैसे खुलासा किया और कैसे उनकी हत्या हुई और किस किस ने हत्या की थी, क्योंकि जिससे खतरा था वो बेटा अपनी माँ को बता के चला गया और माँ ने अपने पोतों को बताना जब शुरू किया है तो उसके बाद फिर ये बच्चे बड़े होते हैं। जब ये लड़का सूर्य प्रताप, पहले जब इसका बाप मरा था 7 साल का था, लेकिन जब ये 18 साल का कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद ये 18 साल कंप्लीट होते ही अरे प्लान बनाता है। एक शिव हरे नाम का भी इसमें आरोपी था। ये दोनों भाई जाते हैं और जाने के बाद उसको बहुत बुरी तरह से मारते हैं, हाथ और पैर उसके तोड़ देते हैं। कुछ दिन तो उसका इलाज होता है, लेकिन इलाज के बाद उसकी मौत हो जाती है, वो मरी जाता है। लेकिन उन्होंने फिर इस घटना के जो इसके पिता की मौत होती है ठीक 20 साल के बाद इन्हें एक मौका मिलता है और ये अजमेर का रीजनल कॉलेज है, उसके सामने एक रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट के बाहर ये विधायक जिसका नाम होता है डॉक्टर राजकुमार जयपाल, ये खड़ा हुआ है। पूर्व पार्षद सवाई सिंह भी खड़ा हुआ था और तुरंत ही गोली चलाना शुरू कर देते हैं। एक के बाद ही जब गोली चलाई जाती है वो तो बच जाते हैं, विधायक बच जाता है, पार्षद भी बच जाता है, लेकिन ये दोनों लड़के जो धर्म प्रताप सिंह होता है और उसका छोटा भाई सूर्य प्रताप, ये दोनों फंस जाते हैं। पुलिस इन्हें गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देती है। कुछ दिन के बाद ये फिर छूट जाते हैं और छूटने के बाद इन्हें बार बार अपनी दादी की वो कहानी याद आती थी। इन्हें अपनी माँ की जो बेवा होने की बात थी, सफ़ेद साड़ी ने बार बार परेशान करती थी कि हमारे पिता की किस तरह से हत्या की गई है, बदला तो लेना ही है। और ये लगातार ऐसे ही ताल में बैठे हुए थे कि कब मौका मिलेगा, कब मारेंगे। 7 जनवरी 2023 को जब ये पुष्कर के पास एक बांसेली एक रिसोर्ट पड़ता है, वहाँ 2 शूटरों को लेके जाता है। शूटरों को ले जाने के बाद मौके पर पहुँचता है। जब गोली चलाई जाती है, शूटर गोली चलाता है तो सवाई सिंह की तो मौके पे मौत हो जाती है, लेकिन एक बेकसूर आदमी जो कि इस बिल्कुल कांड में था ही नहीं, दिनेश तिवाड़ी, वो बेचारा बेवजह घायल हो जाता है। आज भी वो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि हमने अपने पिता की मौत यानी कि पत्रकार की मौत का उनके बेटों ने बदला ले लिया है, यही बात सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। अब ये जब जेल जा रहा है तब एक पत्रकार ने इस सूर्य प्रताप की पत्नी के आगे माइक लगा दिया, मोबाइल लगा दिया। उससे सवाल पूछा गया कि आप क्या कहना चाहती हो इस मामले में। तो वो कहती है कि यदि प्रशासन ने, यदि गवाहों ने अपनी ईमानदारी से काम किया होता, यदि कानून ने ईमानदारी से काम किया होता तो आज किसी आदमी की हत्या नहीं होती। क्योंकि कानून सज़ा दे नहीं रहा है, तो इसलिए मेरे पति ने जो काम किया है मैं इस बात से बड़ा फ़ख्र महसूस कर रही हूँ। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे पति ने अब मेरे ससुर की मौत का बदला ले लिया है। दोस्तों, आगे भविष्य में क्या होगा, आगे कोई नई कहानी बनेगी, कोई किसी की मौत का बदला लेगा या नहीं लेगा, ये तो खैर भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन जो भी हुआ है, चाहे वो 200 लड़कियों के साथ हुआ हो, चाहे वो
इस पत्रकार के साथ हुआ हो या अन्य लोगों के साथ हुआ हो, बहुत गलत हुआ। प्रशासन यदि अपनी ईमानदारी से काम कर रहा होता, कानून यदि ईमानदारी से काम कर रहा होता, पुलिस यदि ईमानदारी से काम कर रही होती, तो ना तो इन बहन बेटियों के साथ ऐसा गलत काम होता और ना ही किसी की इसमें हत्या होती। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते कुछ लोगों के जन्मदिन हैं, जिसमें मुकेश कुमार हैं बिहार से, अब्दुल कादिर हैं, जुनैर हैं, दिनेश कुमार हैं, मिथुन मीणा हैं। इन सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही शौर्य कुमार हैं, कामना गौतम खुर्जा से हैं, सचिन कुमार, नियाज आलम है, मोहम्मद रिजवान है, फुरकान गुफरान ये भाई हैं, फैजान, इरफान, लवीस कुमार, आशु राम, इमरान खान, नीतीश कुमार, सत्यानंद, सागर, शत्रुघ्न सिंह, जावेद सैफ़ी, जमील अख्तर, मोहम्मद नबी आलम, शाहवेज खान, मोहम्मद असलम, लालचंद वर्मा, नेहा पुरोहित, निरंजन कुमार, रियाज अहमद, बेचू कुमार। इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।